नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा में 2 पुस्तक चलती है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत जो है ये समाप्त हो चुका है और दूसरी पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यहाँ इस पर हम लोग शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे आज से। तो मानव भूगोल में जो हम लोग विश्व के कंटेंट्स में पढ़े हैं उसी अधिकतम अध्याय भारत के कंटेंट्स में हम लोग दूसरे पुस्तक में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। जैसे जैसे आप देखोगे अध्याय देखोगे कि सेम है, मिल रहा है। तो विश्व के संदर्भ में हम लोग पढ़े थे इस पुस्तक में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में, अब इसको हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो अध्याय रहेगा, आज का जो अध्याय है बच्चों, वो अध्याय का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। ठीक है। पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। आपको याद आ रहा होगा कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का दूसरा अध्याय जो है यही चैप्टर है। उसमें हम लोग विश्व के संदर्भ में पढ़े थे। जनसंख्या को मैंने विस्तार पूर्वक परिभाषित और उसका जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से मैंने डील किया था। ठीक है। और आज जो हम लोग हैं भारत के संदर्भ में ये अध्याय पढ़ेंगे, तो वो उस क्लास को आप लोग अवश्य देखें। उस क्लास से इस क्लास में काफ़ी मदद मिलेगा आपको। तो जो भी है बच्चों, ये क्रैश कोर्स इंटरमीडिएट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए बच्चों को, जो बिहार के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम, उनके लिए चलाया जा रहा है। 2022 में एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए चलाया जा रहा है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट इस अध्याय में और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय में रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं उसे पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं कि हरेक वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं प्रत्येक वर्ष, और ये 5 नंबर का होता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। इस पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है। ये अध्याय शुरू करने के पहले मैं बता दे रहा हूं कि आपको कहा जाएगा कि भारत का मानचित्र बनाएं और 5 पॉइंट दिया जाएगा। 4 शहर का नाम, एक नदी का नाम या कुछ और भी दिया जा सकता है। ठीक है। जनसंख्या क्षेत्र वगैरह या फिर कुछ भी दिया जा सकता है, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह का नाम, और पूछ देगा कि कहां पर है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि भारत का मानचित्र बनाने के लिए आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भारत का मानचित्र कैसे बनाएं। ठीक है। वो प्रैक्टिस की चीज है। तो अभी से लग जाइए भारत का मानचित्र बनाने में। आधा घंटा अगर जो प्रैक्टिस देते हो और एटलस देखते रहते हो कि एटलस में कौन शहर कहां पर है। ठीक है। मैं बताता हूं अभी। तो मानचित्र बनाने का प्रैक्टिस कर लें। दूसरा चीज, प्रत्येक राज्य की राजधानी आप देख लो। जैसे बिहार की राजधानी पटना यहां पर है। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना यहां पर है, तो पूछ सकता है पटना कहां पर है। झारखंड की राजधानी रांची कहां है, यहां पर है। तो इसमें पूछेगा आपको भारत, इस प्रश्न में इसका प्रश्न पहले समझ लीजिए। भारत का मानचित्र बनाएं और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो क्या है उसके बाद देगा जयपुर, हैदराबाद, डिगबोई, मथुरा और ताप्ती नदी। इस 5 को आपको वहां पर भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि 2 जो है देश किसी राज्य की राजधानी है और 2 जो है आपको किसी राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र है या नगरीय क्षेत्र है जहां पर वो किसी कारण से वो प्रचलित है। ठीक है। जैसे कि डिगबोई में वहां पर तेल का उत्पादन हो रहा है, तो मथुरा जो है आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जयपुर, हैदराबाद आप लोग जान रहे हो कि राजधानी है। एक ताप्ती नदी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह की जो महत्व ही प्रमुख है और सामान्य प्रचलित है, उस तरह का शहरों का नाम पूछ देगा। राजधानी तो आप याद कर ही लो। 5 पॉइंट में से अधिकांशतः 2 या 3 राजधानी शहर का नाम आ जाता है। उसके बाद एक आध शहर ऐसा आएगा जो कि किसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए या किसी सांस्कृतिक या किसी ऐतिहासिक कारण से वो प्रचलित हो। जैसे कि आपको पूछ देगा झारखंड में
जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, तो इस तरह से पूछ सकता है। या बिहार में पूछ सकता है पटना, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, क्योंकि आप बिहार वासी हो तो बिहार से संबंधित शहरों का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, लखनऊ वहाँ की राजधानी हो गई, इलाहाबाद पूछ सकता है, आगरा पूछ सकता है, ठीक है, देहरादून, उत्तराखंड में आपको देहरादून पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे शहर, थोड़ा सा मैप, एटलस में आप मैप देखकर प्रैक्टिस करते रहो कि कौन शहर कहाँ पर है, और उसमें वहाँ पर आपको डॉट लगा देना है। जैसे कि यहाँ पूछ दिया है जयपुर, ठीक है, तो जयपुर हम लोग राजस्थान की राजधानी जयपुर को यहाँ गोला करेंगे, गोला थोड़ा बड़ा लगाना बच्चों, ठीक है, और मानचित्र जो बनेगा पेज में, आधे पेज में मानचित्र बनाओगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गोला लगाओगे जयपुर, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच के यहाँ लिख दोगे जयपुर, ठीक है, जरूर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर गोला लगा के छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पता तो चलना चाहिए गोला किस चीज का, किस चीज को दर्शा रहे हो तुम, तो यहाँ लिख दोगे जयपुर, ठीक है। उसी तरह हैदराबाद यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी, यहाँ पर लगा दोगे हैदराबाद, गोला बनाओगे और एक लाइन खींच के यहाँ पर लिख दोगे हैदराबाद। उसी तरह जो भी शहर पूछा जा रहा है आपको गोला लगा के वहाँ पे नाम लिख देना है। और नदी की बात रही तो नदी को जो है मध्य प्रदेश में यहाँ से बहाते हुए गुजरात में यहाँ पर ला के गिरा देना है, यानी ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी, यहाँ लिख देंगे ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और प्रत्येक जब भी मैं क्लास इसमें लेने के लिए आऊंगा आप लोगों के लिए, वहां पे मैं ये एक प्रश्न इससे संबंधित अवश्य शुरू में दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो अध्याय का हम लोग शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम आप लोग जान रहे हैं, जो अध्याय है आपका जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। तो इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या का वितरण देखेंगे। पहले तो परिचय देख लेंगे जनसंख्या, भारत की जनसंख्या से संबंधित, उसके बाद भारत की जनसंख्या का वितरण देखेंगे, भारत की जनसंख्या का घनत्व देखेंगे, फिर भारत की जनसंख्या का वृद्धि, किस प्रकार वृद्धि हो रही है भारत की जनसंख्या में, उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या, उसके बाद भाषाई संगठन। ग्रामीण जनसंख्या से सवाल आ सकता है आपके बिहार के एग्जाम में, नगरीय जनसंख्या भी पढ़ना है लेकिन सवाल आने की अधिक संभावना ग्रामीण जनसंख्या से है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, ठीक है। शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि आप लोग जान रहे हो कि किसी भी देश या राष्ट्र का जो मुख्य संसाधन है वो मानव है। मानव की क्या क्वालिटी है, माने गुण है, कितनी वो शिक्षित है, वो किस घनत्व में किसी क्षेत्र में बसा हुआ है, जनसंख्या मतलब कि बहुत ज़्यादा घनत्व रहेगा तो उस क्षेत्र का विकास पर असर करेगा। अगर जो वहाँ का जनसंख्या शिक्षित है तो वहाँ के विकास पर असर करेगा। तो ये मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है। तो इस मानव की क्षमता, मानव जो है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए मानव जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद जो है देखो, भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल से मात्र 2.4, पूरा विश्व का, जैसे कि वर्ल्ड का मैप हम यहाँ दिखा रहे हैं, विश्व की मानचित्र है, तो विश्व के मानचित्र में भारत ये छोटा सा देश है ना। अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिकी, अफ्रीकी महाद्वीप, इस सब में, एशिया महाद्वीप में ये भारत आपका ये छोटा सा है। तो ये पूरे विश्व का जो भूभाग है उसमें मात्र ये 2.4% भूभाग भारत रखे हुए हैं, नहीं मतलब 2.5% से भी कम है, ठीक है। 2.5% भूभाग भारत रखे हुए हैं और जनसंख्या में ये 17.64, यानी कि 17.64 नहीं, यहाँ गलत लिखा गया है, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व का जनसंख्या का 17.5%, यानी लगभग 20% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। चाइना हमसे एक कदम आगे है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का जो स्थान है आप लोग जान रहे हो कि चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। जैसा कि बताया कि चाइना हमसे आगे है, ज़्यादा नहीं चाइना का, हम लोग अगर जो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो चाइना में वहाँ 130-135 करोड़ जनसंख्या है, हमसे वो 10 करोड़ आगे चल रहा है। कभी भी हम जब चाइना को पछाड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग को अध्ययन करने की आवश्यकता होती है कि भारत के विकास में जनसंख्या बहुत बड़ा अवरोधक है,
इतना बड़ा विशाल जनसंख्या है, इतनी विशाल जनसंख्या है कि हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा। उदाहरण में आप देखते हो समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, जिस परिवार का जनसंख्या अधिक रहेगा उस परिवार की विकास कम होती है, और जिस परिवार का जनसंख्या कम रहता है उसका विकास तेजी से होता है। जिसका एक बेटा या दो बच्चा होता है तो उसके घर का विकास ज़्यादा हो रहा है। अब जिसके यहाँ 10-10 बच्चे हो रहे हैं तो वो खाने में और पालने में ही तो खत्म हो जा रहा है, तो उसका विकास क्या, शिक्षा क्या बढ़ेगा। और जब तक आप शिक्षित नहीं होगे तब तक आपका जो है विकास कम है, संभव कम है। ठीक है, तो और पूरे विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है, ये भी आप जान रहे होंगे। अब जो है इसमें अगला पॉइंट जो है बच्चों, भारत में जनसंख्या का वितरण। भारत में जनसंख्या का वितरण, देखो ये मानचित्र हम दिखा रहे हैं, इसे डॉट मैट्रिक्स मैप कहते हैं। ठीक है, यहां देख रहे हो कि छोटा छोटा बिंदा बुंदा डॉट 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 दिखा के हम मानचित्र दिखा रहे हैं। तो ये डॉट जो है भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, डॉट मैट्रिक्स मैप। इसमें जो है एक डॉट जो है आपके अनुसार आप कितना रख रहे हो, एक डॉट में यहां पर दिया गया है कि एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति, मतलब एक डॉट दे दिए तो यहां समझो कि 2 लाख व्यक्ति रह रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो कि कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस हम लोग डॉट बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा घना है डॉट, जैसे कि यहां पर देख रहे हो बिल्कुल काला धब्बा है, तो ये काला धब्बा जो है नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घनत्व हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बाद ये जो देख रहे हो कि घना है, ये गंगा का क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र, और ये पश्चिम बंगाल, ये भी बहुत घना बसा हुआ क्षेत्र है। और इधर देख रहे होगे कि बसाव बहुत कम है, दूर दूर पे डॉट दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में देख रहे हो डॉट दूर दूर है, अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हो डॉट बहुत कम है। तो ये क्या दिखाता है, डॉट जो मानचित्र ये दिखाया जा रहा है कि भारत में आपका जो जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा घनत्व डेंस है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण। तो वितरण में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो जनसंख्या, पहले तो जान लेते हैं कि भारत में जो जनगणना हुई थी सबसे पहले 1972 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, ठीक है, वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने करवाया था, उनके कार्यकाल में हुआ था, लेकिन वो बेहतर जनगणना नहीं हुई थी, वो अधूरा और अपूर्ण था 1872 का जनगणना। उसको करने में बच्चों 5-6 साल अच्छा समय लग गया था। तो 5-6 साल में तो कितने लोगों का जन्म हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, तो जिसके कारण कहा जाता है कि ये आधा अधूरा जनगणना हुआ। लेकिन 1881 में जो भारत में जनगणना हुई, 1881 में, सॉरी यहाँ पर 1972 लिखा गया है, मिसप्रिंट है, ये 1972 नहीं, ये 1872 होगा। ठीक है बच्चों, तो 1881 में जनगणना पहली बार हुई भारत में, और ये सिस्टमैटिक हुई और सही जनगणना हुई। ठीक है, तो ये यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि भारत में सबसे पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। जितना भी हम दे रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, यहां से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, वो पूछ सकता है कि भारत में प्रारंभिक जनगणना के विषय में लिखें। ठीक है, तो प्रारंभिक जनगणना के विषय में जब लिखने के लिए कहेगा लघु उत्तरीय में, तो आपको यही दिखाना है कि 72 में मेयो साहब ने किया था, जनगणना करवाया था, जो कि आधा अधूरा था। 1881 में व्यवस्थित जनगणना पहली बार हुई। ठीक है ना, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होते आ रही है। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है। 81 के बाद 91 में हुआ, फिर 1891 के बाद जो है 1901 में हुआ, फिर 1911 में, फिर 1921 में, इसी तरह करते करते प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। आखिरी जनगणना जो है 2011 में हुआ। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ठीक है, आखिरी जनगणना थोड़ा देख लो इधर, तो आखिरी जनगणना 2011 में हुआ था, और यह जनगणना था भारत का, ये 15वां जनगणना था। ठीक है, यहां पर से सवाल आता है बच्चों। ठीक है, भारत में आखिरी जनगणना जो हुआ 2011 में, और ये 15वां जनगणना हुआ। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी पूछ देता है कि आजादी के बाद, यानी आजादी आपको कब मिली? 1947 में। तो
तो 1947 कहेगा कि आजादी के बाद भारत में कितनी बार जनगणना हुई है। ठीक है, तो आजादी के बाद यानी कि सबसे पहला जनगणना हुआ 1951 में, उसके बाद अभी तक 2011 में कुल 7 जनगणनाएं हुई हैं। कितनी? आजादी के बाद यानी 2011 तक जो जनगणना हुई वो 7 बार हो चुकी है। ठीक है, कुल जनगणना 15 बार, आजादी के बाद जनगणना 7 बार हो चुकी है। ठीक है, ये आप ध्यान देना पॉइंट। उसके बाद जो है पूछ देता आपको, 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय जब भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ठीक है, 121 करोड़ अभी की जनगणना के अनुसार अभी कहा जा रहा, अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जैसे 2021 अभी है, 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि अब 2022 अगर जो कोरोना का ये नहीं रहा कहर तो 2022 में आपको जनगणना होगा और उस समय तक मान के चला जा रहा है कि 135 करोड़ भारत की आबादी मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है बच्चों, भारत में जो है सभी राज्यों में जनगणना एक समान नहीं, जैसा कि मानचित्र में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में और गंगा यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो और कहीं जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, तो अरुणाचल में कम है, या फिर भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में भी जनगणना कम है। तो हम देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है हर एक हर एक राज्य पर जनसंख्या घनत्व जो है या जनसंख्या जो है घट रही है, अब अलग अलग है, भिन्न है। उसके पीछे जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तीसरे नंबर पे आपका बिहार आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पूछ सकता है कि बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार पूरे भारत में कितने नंबर पे है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो उसमें आपका बिहार जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, या प्रथम स्थान पे कौन है तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछ सकता है। उसके बाद कुल 10 राज्यों को मिलाकर बच्चों भारत में 76% जनसंख्या बस रही है, कुल मात्र 10 राज्यों में ही। कौन कौन से 10 राज्य हैं भारत में? 10 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। ये जो 10 राज्य हैं इनमें भारत की जनसंख्या का 76% आबादी बस रहा है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग देखेंगे, यहां पर हमने डाटा दे दिया है। ठीक है, डाटा में हमने दिखाया है कि 10 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, यहां 76% जनसंख्या बस रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि एक जगह 76% है 10 राज्यों में, और बाकी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में जो है मात्र 24% जनसंख्या बस रही है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहां पे आपको उपजाऊ भूमि मिल रही है, उस क्षेत्र में इंडस्ट्री का विकास हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र के कारण है, वहां की जलवायु बहुत अच्छी है, रहने लायक है ना। इन कारणों के कारण जो है वर्षा की मात्रा भी ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है या बहुत कम बारिश नहीं हो रही है। तो ये इन कारणों के कारण जो है इन 10 राज्यों में जनसंख्या का निवास अधिक हुआ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बताते भी जा रहा हूं, आप समझ भी रहे हैं। तो यहां पे एक सवाल मैं लिख दिया हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। यह सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं। तो इसी प्रकार के सवाल आपको बनेंगे, जितना भी पॉइंट हम दे रहे हैं इसमें से यही सवाल आपको बन रहा है। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट जो है भारत में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व पर सवाल आने का बहुत ज्यादा संभावना है। यह दीर्घ उत्तरीय सवाल होगा। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। स्थानिक वितरण मीन्स राज्यवार। ठीक है, किस राज्य में कितना जनसंख्या है, किस राज्य में कितना जनसंख्या है।
उसी को दूसरी तरह से पूछ सकता है, भारत में जनसंख्या की वितरण बहुत असमान है, वो व्याख्या कीजिए। असमान है, ठीक है ना, उसको व्याख्या करना है, क्यों असमान है। तो दोनों सवाल का एक ही जवाब होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व जो था 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पिछली क्लास में मतलब कि ये जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो ये अध्याय था, उसमें हमने विस्तार पूर्वक बताया था कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे 382, 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति रह रहे हैं 2011 के अनुसार। ये औसत है, ठीक है, औसत है पूरे भारत का, लेकिन भारत में कहीं ज्यादा है जनसंख्या घनत्व, कहीं कम है। उसके बाद लिखना है इसमें कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। उसका कारण है कि धरातल की संरचना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, वर्षा, औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, शहरीकरण, परिवहन क्षेत्र। आजकल परिवहन क्षेत्रों के आसपास बहुत जनसंख्या बस रही है। जहां से रोड निकल गया, सड़क निकल गई, वहां का जमीन देखो महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग मानते हैं कि यहाँ बसाव बहुत ज्यादा होगा। वहां पर मतलब कि हमें कम्युनिकेशन चाहिए, परिवहन की सुविधा मिल गई। पहले लोग नदियों के किनारे बसते थे, जल नदी, तालाब, पोखर या समुद्र के किनारे जाके बसते थे, ठीक है, क्योंकि वहां की उपजाऊ भूमि मिलती थी और जल की सुविधा मिल जाती थी। लेकिन अब जो है लोग परिवहन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कहां से सुविधा होगी। तो परिवहन क्षेत्रों में, सड़क मार्ग, रेल मार्ग इत्यादि में आजकल जनसंख्या बहुत ज्यादा बस रही है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या मिलती है, तो आपके बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या मिलती है। समझ रहे हो कैसे ठूस ठूस के बिहार में भरा हुआ है। इधर देखो, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति, ठीक है। और तुम्हारे बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतना ही क्षेत्र में 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में, इतना व्यक्ति यहाँ पर जो है इतना 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। यहाँ ठूस ठूस के भरा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में तुमको दिया लेकर ढूंढोगे कि कहाँ कोई घर है कि नहीं, ये हाल है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति, इसका विस्तार पूर्वक हम पिछले कक्षा में बार बार बता रहे हैं कि बताए हुए हैं, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। राज्य की बात की हम लोग कि राज्य में जो है बिहार सबसे आगे है और अरुणाचल प्रदेश पीछे है। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी पीछे नहीं है। दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सोच लो कि कैसा दिल्ली का हाल होगा। बेचारा एक के ऊपर एक रह रहे होंगे। यहां तो ठूस ठूस के बिहार में भरा हुआ था, वहां एक के ऊपर एक रह रहे होंगे। इसलिए तो बहुमंजिली इमारत दिल्ली में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में मात्र 46 व्यक्ति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में वो जो है देखो यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां पर मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिल रहा है, ठीक है। और जबकि दिल्ली में आपको 11,320 व्यक्ति है ना। तो वहां पे ये हो गया। अब जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, उसको हम लोग 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं कि कहां पर कौन सा कितना ज्यादा जनसंख्या घनत्व मिलता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं। दूसरा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं। तीसरे को मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं। और चौथा जो हो गया निम्न जनसंख्या घनत्व और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो जो उच्च अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है वहां 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या मिलती है। कितना? 500 व्यक्ति से अधिक। और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में 250 से 500,
ठीक है, 250 से 500। अब मध्यम में 101 से 250 और निम्न में 100 से कम। ये डाटा याद कर लेना, ठीक है, ये 4 डाटा आप याद कर लेना। अब इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, उसी चीज को हमने मानचित्र के माध्यम से दिखाया है। वहां 4 भागों में विभाजित किए थे, मानचित्र में 5 भाग में विभाजित हैं, ठीक है। पहला यूनिट जो है 1001 एंड एबव, 1000 से लेकर ऊपर के जनगणना की बात, जनसंख्या की बात कर रहा है। और दूसरा 501। तो ये जो ऑरेंज वाला है और जो डार्क येलो है, ठीक है, ऑरेंज और डार्क येलो, ये जो है 500 से ऊपर वाली जनसंख्या है, 500 से ऊपर वाली जनसंख्या। यहां पर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व बस रही है, ठीक है। तो इसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये राज्य आते हैं। उसके बाद दूसरा जो हो गया आपको 201 से 500, इसमें जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सभी है। इसको हम लोग बारी बारी से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में 500 से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं। कौन कौन से राज्य हैं? नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है। इसमें ज्यादातर आपको जो है केंद्र शासित प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। यहां पे 500 व्यक्ति से अधिक लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और यहां पर 57.4 करोड़ जनसंख्या। आपके यहां कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार? 121 करोड़। उसमें से 57.4 करोड़ जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है, ठीक है। और यहाँ का जो क्षेत्र में रहती है, वो क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है मात्र 25%, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 25% भाग में 57.4% जनसंख्या निवास करती है। ये डाटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुल जनसंख्या, जैसे कि अर्थात यानी कि भारत का जो कुल जनसंख्या, ये कितना प्रतिशत हो जाता है? 45%, ठीक है। 45% जनसंख्या भारत के 25% भूभाग पर निवास करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद इसका कारण क्या है? कारण वही मतलब कि उपजाऊ भूमि, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल, धरातलीय जलवायु, इसी के कारण जनसंख्या बस रही है। औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तो इसके कारण जनसंख्या बस रही है और बढ़ रही है वहां पर। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह अवश्य लिख देना। और दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। उसका दूसरा जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, वो अत्यधिक था, ये अधिक है, ठीक है। दोनों पॉइंट को ध्यान से देखना, वो अत्यधिक जनसंख्या और ये दूसरा जो है अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या, वो अत्यधिक और ये अधिक। तो अत्यधिक में 500 से अधिक, अत्यधिक में 251 से 500 के बीच में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसमें कितने? लगभग 43 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है। कितनी प्रतिशत भूभाग में? 35% भूभाग में, ठीक है। 43 करोड़ जनसंख्या 35% भूभाग में निवास कर रही है। कौन कौन से राज्य हैं? राज्य का नाम अवश्य लिख देना। झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले। मध्यम में क्या आ जाता है? 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में है जनसंख्या घनत्व। और यहां पर जो है 16.8% जनसंख्या निवास करती है, और जो कि 20 करोड़ के आसपास है, ठीक है। इसमें आपको पर्वतीय भाग हो गए और शुष्क प्रदेश, रेगिस्तानी, मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश भी आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं उनका नाम अवश्य लिख देना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। यही मात्र इतना ही है, हर एक पॉइंट में ये लिखना कितनी जनसंख्या वहां रह रही है, ठीक है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, किस प्रकार का भूभाग है और कौन कौन राज्य आते हैं। बस 3 पॉइंट 4 पॉइंट इसमें लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इसमें लिखेंगे निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। निम्न मीन्स 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। ऐसा भारत में बहुत कम राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चिराग लेके ढूंढे तो पता चला कि 4 है। कौन कौन है? सिक्किम है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है और अरुणाचल प्रदेश है। यही 4 है,
ठीक है। कौन कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये तो आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हो गए। उसके बाद एक अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एक द्वीप है। अगला पॉइंट जो है बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है कैसे हो रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है, तो उस पे जो है हम लोग लिखेंगे। इसमें सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है, यह भी दीर्घ उत्तरीय सवाल है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय सवाल में जो है जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है, भारतीय जननांगिकी इतिहास की 4 अवस्थाओं को की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। मतलब कि जो जनसंख्या जनगणना हो रही है भारत का शुरू से 1981 या 1972 से ही बोलिए, तो उसका क्या इतिहास है, उस जनगणना से उससे क्या निकल के सामने आ रहा है, किस तरह की वृद्धि हो रही है या उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसमें हम लोग को विस्तार पूर्वक इसको लिखना है, ठीक है। तो इसका जो है किसी भी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं को कहता है कि जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं वो पहले समझ लीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष मान लिया गया, ठीक है। क्षेत्र विशेष गया में एक समय, 2 समय के बीच में वृद्धि होने वाली, यानी कि 1981 से 1991 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी या घटी उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो वही कहेंगे। उसके बाद इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक यानी 2 कारण, 2 अध्ययन का कारण हो सकता है। वो हो सकता है प्राकृतिक, नेचुरल, और अभिप्रेरित, इंड्यूस्ड, ठीक है। तो नेचुरल में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर जो है जनसंख्या को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। किसी क्षेत्र में जन्म दर बहुत ज्यादा है या मृत्यु दर बहुत ज्यादा या कम है, तो वहां का जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो उसका पता चलेगा स्पष्ट, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी क्षेत्र में जो है जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल सामान्य है, ठीक है, न ज्यादा जन्म हो रहा है न ज्यादा मृत्यु हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण है कि वहां पे लोग बाहर से जाके बस रहे हैं, ठीक है। उदाहरण में हम लोग नई दिल्ली को देखेंगे, अपनी राजधानी को। वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से जाके वहां पर रह रहे हैं या बस रहे हैं, ठीक है। तो उसके कारण वहां बढ़ रही है। तो 2 कारण है। तो हम लोग यहां जनरली हम लोग यहां पढ़ेंगे जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो है जनसंख्या का वृद्धि कैसे हो रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि जो होगा वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक मीन्स जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी, ठीक है। 1000 से 2000 हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, तो उसको धनात्मक कहेंगे। या जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मीन्स 1000 जनसंख्या था, उसका घट के 900 हो गया, तो वो क्या, जनसंख्या घट गया, यानी उसको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग कहेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि को हम लोग वार्षिक दर और वार्षिक और दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से हम लोग देखते हैं या बांटते हैं, ठीक है। कि एक वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ा है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एक वर्ष में कितना हो, तो उसको वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। या फिर एक दशक यानी 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, तो उसको कितना, उसको उस दर को क्या कहेंगे, परसेंटेज को क्या कहेंगे, दर मीन्स परसेंटेज को क्या कहेंगे, प्रतिशत को क्या कहेंगे, तो वार्षिक वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। कोई कंफ्यूजन होता है बच्चों तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट से पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। उसके बाद जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर 1.64% हो गई। माने वार्षिक वृद्धि दर मात्र 1.64% हो गया है, जबकि दशकीय वृद्धि दर जो है 17.64% हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक शताब्दी मीन्स 100 साल की हम बात कर रहे हैं। 100 साल में एक शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो विगत एक शताब्दी में जनसंख्या की वृद्धि जो है जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास के आधार पर हम लोग देखेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे, तो उसे हम लोग 4
स्पष्ट प्रावस्थाओं में विभाजित कर कर अध्ययन करते हैं। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों को का अध्ययन करते हुए हम लोग उसका जो है भारत के जनसंख्या का जो है 4 स्पष्ट प्रावस्थाओं में हम लोग विभाजित करेंगे। कौन कौन है? प्रावस्था क, प्रावस्था ख, ग और घ। इसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। प्रावस्था क, इसमें क्या हुआ था? हम लोग क्या इतिहास पढ़ रहे हैं जनसंख्या की, है ना, कि कैसे वृद्धि हुआ या कैसे घटा। तो प्रावस्था क में हम लोग लेंगे 1911 से 1921। यहां पर फिर मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ये 1901 होगा। 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1901 से 1921 की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। ये 11 मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। तो 1 से 21 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है निम्न रहा। इसको आप लोग विस्तार से समझो, निम्न रहा क्यों? आइए इधर। प्रावस्था क की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क में जो है 1 से 1901 से 21 के बीच में जो है निम्न रहा। क्यों निम्न रहा? यहां पर जन्म दर भी उच्च था, ठीक है, और मृत्यु दर भी उच्च रहा। ठीक है, मतलब कि जन्म जितना ज्यादा लोग ले रहे हैं, जन्म दर उच्च रहा, ऊपर था, तो मृत्यु दर भी वो भी ऊपर था। जितना जन्म ले रहा उतना ही ज्यादा मर रहा है। पहले सुनते होंगे कि दादा परदादा के जमाने में कि 10 बच्चा हुआ, 5 बच्चा मर गया, 6 बच्चा मर गया, 4 बच्चा बचा, 2 बच्चा बचा। तो वो ही जन्म दर भी उच्च था तो मृत्यु दर भी उच्च था। ठीक है, इसमें जो है चिकित्सा सुविधा लोगों को बहुत कम मिल रही थी। उसमें हमारा भारत का विकास नहीं हुआ था, या अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे। वो सारी सुविधा अंग्रेज अपना खुद लेते थे, हम लोगों के पास वो सुविधा नहीं हम लोगों को मिल पाती थी, जिसके कारण हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती थी। और हम जो है निरक्षर थे, अनपढ़ कहो, अनपढ़ थे, हमें शिक्षित करने की व्यवस्था भी नहीं थी। बहुत गिने चुने लोग, जमींदार लोगों को शिक्षित किया जाता था, लेकिन निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के परिवार जो थे वो पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। तो वो क्या देते थे, देखते थे सिर्फ भोजन, जीवन बचाने के चक्कर में रहते थे, क्योंकि वो भोजन के माध्यम, भोजन का इकट्ठा करना या पैसा कमाना, भोजन प्राप्त करना, उसके कारण जो है उसमें लगे रहते थे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इस पर कम ध्यान जाती थी, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक होता था। ये प्रावस्था क में था। फिर प्रावस्था ख जो था बच्चों, इसमें जो था ये समय 1921 से 1951 के बीच वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मृत्यु दर जो था धीरे धीरे घटने लगा। ठीक है, और तुलनात्मक प्रावस्था क के, ठीक है, प्रावस्था क के तुलना में ख में जो है मृत्यु दर घट गया, लेकिन जन्म दर उच्च बना रहा। ठीक है, जन्म दर उच्च बना रहने के कारण जो है, और दूसरा चीज है कि ठीक है, जन्म दर उच्च रहने के कारण जो है यहां पर जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ने लगा, इससे तेज बढ़ने लगा। प्रावस्था क के तुलना में प्रावस्था ख में जनसंख्या तेज होने लगा। लेकिन ये जो है यहां पर एक चीज और हो गया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष लोग ध्यान दिए। ठीक है, और जब स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ जाएगी, सुधार हो जाएगा, तो वहां पर जो है आपको ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग देखोगे, इस मैप में देख लो, इस डाटा में हम दिखा रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जो है 1901 से 21 में बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। ठीक है, ये जनसंख्या दिखा रहा है, ये डाटा जो है जनसंख्या को दिखा रहा है, ये जनसंख्या घनत्व को दिखा रहा है। तो 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी है। ठीक है,
और 19 घनत्व भी देखोगे 1901 से लेकर 21 तक में बहुत धीमी से बढ़ी है। लेकिन 1921 में बच्चों मैं बता दूं कि ऋणात्मक वृद्धि हुई है भारत में, यानी कि 1911 का जनसंख्या अधिक था तो 1921 में जनसंख्या कम गया, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गया था 1921 में, जिस कारण जो है उसका ऋणात्मक वृद्धि हो। उसके बाद जो है प्रवस्था ख में हमने बताया कि 21 से लेके 51 में, तो वहां यहां देख रहे हो कि जनसंख्या थोड़ी सी तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रवस्था क के तुलना में ख में जनसंख्या थोड़ी सी तीव्र दृष्टि से बढ़ रही है। अब प्रवस्था ग में देखते हैं हम लोग क्या हुआ। प्रवस्था ग में बच्चों 1951 से 1981 के दशक की हम लोग बात करेंगे। 1951 और 1981 के दशक के इतिहास की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा, जन्म दर उच्च रहा और मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा बढ़ गई। यहां पर भारत जो है आजाद हो चुका था, ठीक है, आजाद हुआ तो स्वास्थ्य सुविधा बढ़ गई। हमारा सरकार, भारत सरकार जो था हमारे भारतीयों के लिए सोचने लगा, ठीक है, हमारे लिए योजना लाने लगा भारत सरकार, ठीक है, जिसके कारण है यहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देने लगा सरकार, जिसके कारण यहां जो है मृत्यु दर घट गई, ठीक है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होने लगा। तो आजादी के बाद देखोगे सभी लोगों के घर का व्यवस्था, घरों का जो है विकास होने लगा, ठीक है। आप भी अपने घर का अध्ययन करोगे, ठीक है, अपने परिवार का, अपने खानदान का अध्ययन करोगे तो देखोगे कि आजादी के बाद आपके परिवार, आपके घर का, खानदान का विकास तेजी से हुआ, ठीक है। खैर जो भी हो, तो अपना भी आप देख सकते हो, देश का भी देख सकते हो। तो इसमें मृत्यु दर घट गई, क्यों घट गई? सुविधाएं बढ़ गई थी। एक और बहुत बड़ा कारण इसमें था कि 1951 जैसे ही 1947 में आजादी मिली तो भारत बंट चुका था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब में बटा हुआ था। तो भारत में प्रवास भी हो रहे थे, जन्म दर मृत्यु दर तो प्रभावित था ही यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा प्रवासी भी, बाहर से लोग भी आ रहे थे। जो पाकिस्तानी में हिंदू लोग फंसे हुए थे पाकिस्तान देश में, वहां से प्रवास करके हमारे हिंदू भाई भारत आने लगे, या बांग्लादेशी लोग जो है भारत आ गए, नेपाल से लोग भारत आ गए, तिब्बत से लोग भारत आ गए। क्यों? क्योंकि भारत में फिर से सुख और सौहार्द की जैसे जीवन काल का प्रारंभ हो गया। भारत प्राचीन काल से ही बच्चों भारत रहने के उद्देश्य से बहुत ही बढ़िया देश रहा है, बहुत ही बढ़िया राष्ट्र रहा है। तो इस तरह लोग यहाँ आने लगे, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई 1981 तक। उसके बाद प्रवस्था ग में जो है अभी से लेकर 1981 से लेकर वर्तमान समय तक की बात हम करेंगे तो यहां पर जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन जन्म दर कुछ कम हुआ है। प्रवस्था ग और ख की तुलना में जन्म दर कमा है, ठीक है। यहां देखो मानचित्र, ये देखो डाटा में, आप यहां डाटा में देखोगे कैसे 1951 के बाद जो जनसंख्या बिल्कुल तेजी से बढ़ी थी 1981 में, और 1981 तो से और ज्यादा जो है ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। हर एक 10 वर्ष में मान के चलो कि 20 करोड़ जनसंख्या लगभग भारत में बढ़ जा रहा। अभी 1991, 2001, 2011 20 करोड़ जनसंख्या सीधे प्लस हो जा रहा है। लेकिन जन्म दर जो है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो देखोगे कि घट रहा है। 1991 में 23.85% जनसंख्या थी, वृद्धि दर थी, तो 1981 में जो 24% थी, 1991 में 23% हो गई, 2001 में 21%, 2011 में 17.64%। मतलब जन्म दर घट रहा है आपके यहाँ लगातार। तो जन्म दर घटेगा तो जनसंख्या पे कंट्रोल खुद ब खुद होते जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न इसमें आ रहा है बच्चों की ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण लिखें। विशाल ग्रामीण जनसंख्या, भारत गांवों का देश है, गांधी जी ने कहा था। भारत गांवों में बसता है, गांधी जी ने कहा था। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकांश जो है भारतीय, हम लोग मतलब कि हमारे पूर्वज जो है गांव में रहते थे। शहरों का विकास भारत में बहुत कम हुआ था 1947 के आसपास, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2011 के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या
68.8% है, जबकि नगरीय जनसंख्या 31.2% है। ठीक है, ये काफ़ी तेज़ी से नगरीय जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021-22 की जो जनगणना होगी उसमें भारत की नगरीय जनसंख्या करीब करीब 40% हो जाएगी, यानी 60%, 40% से अधिक रहेगी। ठीक है, 2011 में भारत में 83 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या थी 121 करोड़ में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा। बिहार इस सब चीज में पीछे नहीं रहता है। शिक्षा में बोलो टॉप में है, ग्रामीण जनसंख्या में बोलो बिहार टॉप में है, जनसंख्या अत्यधिक में बिहार टॉप में है। बिहार इस सब में एकदम टॉप में रहता है, लेकिन पढ़ने के बात कहो तो सबसे पीछे रहेगा, नींद आए लगेगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है, बिहार, असम, उड़ीसा, ये सब में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा, ग्रामीण जनसंख्या देख रहे हो। हिमाचल प्रदेश में 89 मतलब लगभग 90%, तो बिहार भी कम नहीं है। बिहार में 88 दशमलव कुछ प्रतिशत है, 88.7% बिहार में है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। उसके बाद लिखेंगे कि विशाल ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में मिलती है, तो उत्तर प्रदेश, सेकंड में आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश लिख दो। कारण क्या है जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलने का? उपजाऊ क्षेत्र है ना, जहां उपज ज्यादा होगी वहां ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा बसेगी, कृषि कार्य ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, भाषाई संगठन से बहुत ज्यादा सवाल आता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव, खासकर लघु उत्तरीय सवाल इस तरह का आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। तो सबसे ज्यादा भारतीय आर्य है। ठीक है, यहां पर हमने डाटा दे दिया है। ठीक है, एक डाटा दिया है, इसमें दिखा गया है कि ऑस्ट्रिक परिवार जो है करीब करीब ऑस्ट्रिक परिवार जो है 1.38% है, द्रविड़ 20% है, चीनी तिब्बती 0.85% है, और भारतीय यूरोपीय यानी कि आर्य परिवार जो है 73% है। तो जहां 73% आर्य परिवार है तो आपको जो है भाषा भी इसका सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो ऐसे जो है आपके संविधान में 22 भाषाओं का, अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है ये 4 भाषाई क्षेत्रों में बांट के इसे पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह का सवाल आएगा, सबसे ज्यादा भाषाई समूह भारतीय आर्य, और सबसे निम्नलिखित में से, दूसरा सवाल ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिक आ जाएगा, चीनी तिब्बती आ जाएगा, सबसे कम चीनी तिब्बती। तो ये आप देख लेना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल एक बहुत ही छोटा सा सवाल और है लघुत्तरीय, कि भारत के किन 2 व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख। व्यावसायिक संवर्ग मीन्स कि भारत के लोग किस कार्य में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसे कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या भी कहते हैं। तो किस कार्य में, कृषि कार्य में लगे हुए हैं कि दूसरे अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, तो उनको जो है आपको लिख देना है। यहां पर ये नोट्स मैं दे दूंगा, आप लोग गया गाइडेंस के कंटेंट से इसे आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे अपलोड कर लेना कंटेंट्स को। तो इसमें जो है कृषि हो गया, कृषि मजदूर हो गया, घरेलू उद्योग हो गया, या अन्य श्रमिक, इस तरह के 4 भागों में विभाजित किए हैं। 4 में से आपको 2 को बोल रहा है तो 2 का लिख दीजिए। कृषि जो है 2001 में 31% था, कृषि में जो था 31.7%, सॉरी प्रतिशत नहीं है ये करोड़ों में होगा, 31.7 करोड़, इसको देख लेना बच्चों, यहाँ प्रतिशत में, सॉरी हाँ, 2001 में जो 31.7% जनसंख्या जो था कृषि कार्य कर रहे थे, तो 11 में 24.6% हो गया, इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ गृह कार्य हैं, इसमें से ज्यादा सवाल जो भी है हमने आप लोगों को बता दिया है, इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, दीर्घोत्तरीय, लघु उत्तरीय, ठीक है, ज्यादातर सवालों का हमने जवाब वहां अभी बता दिया है सारा, उसमें से आपको बना लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है।
अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक जो भी सवाल आपके मन में हो, जो भी हमसे छूट गया हो, आप पूछ लेना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो इसके साथ ही धन्यवाद, जय हिंद।